नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, हरिद्वार और प्राणायतन आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर की फाउंडर आज आपके साथ हूँ। प्राणायतन आयुर्वेद नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, अग्निकर्म तथा कर्णवेदन जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पंचकर्म पैकेजेस, रिट्रीट्स, कोर्सेज और विभिन्न चिकित्साएं और परामर्श रोगियों को प्रदान करता है। प्राणायतन आयुर्वेद के माध्यम से हम आप लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं। इसमें मैंने देखा कि मेरे पास जितने भी रोगी आते हैं वो कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना हम कुछ लाइव इवेंट्स या इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशंस अपने रोगियों के साथ और जन सामान्य के साथ रखें। इसी संदर्भ में मैंने एक ये वीडियो क्लिपिंग जो हमने 31 अगस्त को अभी अपनी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करी थी वो आपके साथ शेयर करी है। इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को जो कि जन सामान्य के द्वारा पूछे गए थे हमने आपके समक्ष रखा है। भविष्य में भी हम चाहते हैं कि विभिन्न बीमारियों से रिलेटेड इस तरीके की इवेंट्स, इस तरीके के लाइव सेशंस हम फेसबुक पर और यूट्यूब पर आपके साथ शेयर करते रहें। हमारे इन लाइव सेशंस को अटेंड करने से आप अपने क्वेश्चंस को उसमें पूछ सकते हैं और जितने भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको लगातार उस समय कुछ ना कुछ परामर्श प्रदान कर पाएं और आपको कुछ घरेलू उपचार भी बता पाएं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम भविष्य में आपके साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे Facebook पेज को फॉलो कर सकते हैं। www.facebook.com/pranayatan पे जाकर के आप हमारी नई इवेंट्स की लिंक को देख सकते हैं और YouTube पे होने वाले लाइव सेशंस की लिंक को भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वेबिनार में अभी हमने सबसे पहले होलिस्टिक हेल्थ के बारे में आपको बताना चाहा है कि क्या है होलिस्टिक हेल्थ, किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को आयुर्वेद के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जानिए मेरे साथ इन क्लिपिंग्स के द्वारा। क्या है तो कहेंगे समदोषः समागनिश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। Means only he whose doshas means vata pitta kapha and dhatus ras rakt mans med asthi majja shukra and agni means digestive fire is balanced and appetite is good. Moreover, the person is full of bliss and the body, mind and soul is also very relaxed. That person is healthy. इनको हम सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न हैं, या हम लेमैन लैंग्वेज में कहें कि जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर एक प्रकार से अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है, वही व्यक्ति आजकल स्वस्थ है। कि हम अपनी इस वेबसाइट www.pranayatan.in ये ऊपर इसका ब्लॉग आ रहा है, आप चाहें तो इसे डिटेल में देख सकते हैं। इसमें हमने कुछ चीज़ें अपने ट्रीटमेंट्स में ली हैं। मैं इसका होम पेज आपको दिखाती हूँ, शेष आप स्वयं इसमें देखें। इसमें हम लोग आयुर्वेद की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट मर्म चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, कर्णवेदन इत्यादि से रिलेटेड आप आयुर्वेदिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ में रिट्रीट्स होती हैं अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए। और इसके अलावा यदि कुछ लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हम उनके लिए आयुर्वेदा कुकिंग का भी एक छोटा सा कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो योगा, आयुर्वेद और पंचकर्म, इन तीनों को आप एक साथ हमारे
इस वेबसाइट पर आप उसको देख सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। प्राणायतन आयुर्वेद विशेषतः हम नाड़ी चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, जो कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे प्राचीन आचार्यों ने बताई है। इसके अलावा जिन लोगों को परेशानी होती है जॉइंट पेन्स की या उनको इंटेंसिव पेन है, तो उनके लिए हम मर्म चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। या किसी को फास्ट रिलीफ चाहिए तो अग्निकर्म प्रोसीजर से भी हम उनको फ़ायदा देते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपने देखा होगा कि कुछ ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट होते हैं या दमे के मरीज होते हैं, उनमें हम ये कर्णवेधन चिकित्सा करते हैं। इस कर्णवेधन चिकित्सा से यदि पेशेंट को अस्थमा के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि ऐसे कई पेशेंट आए हैं मेरे पास जिनके इनहेलर भी रिमूव हो गए हैं। साथ में हमारे कुछ स्पेशल प्लान्स भी चलते हैं, डिटॉक्स प्लान्स, नेचुरल वेट लॉस प्लान और स्किन डिजीज से रिलेटेड प्लान्स भी रहते हैं। तो योगा और आयुर्वेदा के साथ, जैसा कि स्वास्तिक योग हीलिंग केंद्र है इनका, और आयुर्वेदा के साथ आप कोई ना कोई कंसल्टेशन, यदि आप कभी भी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं पुनः प्रश्न है तो मैं प्रश्नों को लेना प्रारंभ करूंगी। नताशा जी पूछ रही हैं कि उनके बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी वीक है और वो सीज़न में बीमार पड़ जाता है बार बार, तो उन्हें क्या करना चाहिए। नताशा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि कोई भी बच्चा छोटा जन्म से ही नवजात है या जो 16 साल की उम्र तक का है, उनके लिए हम स्वर्ण प्राशन संस्कार का प्रयोग करते हैं। स्वर्ण प्राशन संस्कार में हम स्वर्ण भस्म को गौघृत, शहद और कुछ मेडिकेटेड हर्ब्स के साथ बच्चे को पुष्य नक्षत्र में प्रदान करते हैं। पुष्य नक्षत्र हमारा हर एक महीने आता है और ये पुष्य नक्षत्र में बेसिकली क्या होता है कि जो चंद्रमा की किरणें हैं वो जो पृथ्वी पे पड़ती हैं और शीतलता देती हैं हमारे शरीर को, तो उस समय मेडिसिन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जिस समय आप बच्चे को स्वर्णप्राशन लगातार 1 से 2 साल तक दिलवाते हैं, तो बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, उसकी ग्रोथ बेटर होती है, एपेटाइट बढ़ती है और साथ में स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इंक्रीज होता है। दूसरा, हाँ, मिस्टर नील पूछ रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ कर्ड एट नाइट इज़ एडवाइजेबल और इट इज़ हार्मफुल। यस मिस्टर नील, एक्चुअली ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें रात को दही खाना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई योगर्ट खाए बिना तो हमारा काम नहीं चलता। आजकल तो थोड़ा ट्रेंड भी है कि जैसे दही में बच्चों को फ्रूट्स वगैरह डाल करके भी हम देते हैं खाने के लिए। तो मैं पहले तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि 2 तरीके के दही हैं हमारे पास। जैसे एक दही वो होता है जो कि पाश्चराइज्ड मिल्क से मिलता है, और एक दही वो जैसे हमने घर में दूध उबाला, अपना जो डायरेक्ट डेयरी से आ रहा है और उससे हमने दही जमाया। तो यदि हम पाश्चराइज्ड दही ले रहे हैं तो वो लेना हमें कम करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो नेचुरल मिल्क है उससे ही हम दही लें। हालांकि कई जगह दिक्कत है कि अब नेचुरल मिल्क ही नहीं मिलता, क्योंकि पाश्चराइज्ड मिल्क से आप यदि कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव हम डालते ही हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को वीक करते हैं। दूसरा, जैसा योगर्ट या दही, और कुछ लोग दही में फ्रूट्स डाल के खाते हैं, तो ये विरुद्धाहार है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें दही के साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दही की जो प्रॉपर्टी है वो मधुर है, स्वीट है, और जो फ्रूट्स हैं उनमें कई फ्रूट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक नेचर होती है। तो ऐसे फ्रूट्स को यदि हम लगातार लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसके साथ साथ क्या है, एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूँ कि साउथ इंडिया में और श्रीलंका में कई जगह लोग दही के साथ शहद मिला के खाते हैं। वो शहद का भी एक उपयोग है। मैं यहीं पर ही आपको एक बता देती हूँ कि जैसे कि वर्षा ऋतु है, कि कुछ लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि आपने कहा कि मधुर, अम्ल, लवण रस का सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में, तो शहद भी तो मधुर है।
और शहद में तो वात वृद्धि की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम शहद क्यों खाएं? तो शहद तो हमें नुकसान देगा। तो शहद के विषय में मैं ये कहूँगी कि यदि आप 2 से 3 चम्मच तक शहद रूटीन में लेते हैं, तो ये जो वर्षा के टाइम पर जो सूर्य के किरणों की वजह से जो क्लेद हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, क्लेद माने जो एक थकावट या लेथार्जीनेस हमारे शरीर में आती है, ये शहद उसको दूर करता है। और आपके शरीर के अंदर जब लेथार्जी दूर होगी, तब कहना चाहिए कि आप एक्टिव महसूस करेंगे अपने आप को, और इसके साथ साथ आप एक्टिवली अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज भी कर पाएंगे। तो आप दही में शहद डाल करके भी खा सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जो फिजिकल एक्टिविटी कम करता हो, रात में तो खैर दही नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि फिजिकल एक्टिविटी आप कम कर रहे हैं, बच्चों की बात अलग है, वो ले सकते हैं दही। उस कंडीशन में आपको काली मिर्च उसके अंदर डालनी चाहिए दही के साथ, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है संस्कारो ही नाम गुणा अंतराधानम, कि यदि आप किसी चीज़ का संस्कार कर देते हैं, जैसे आप कोई खाना बनाते हैं तो आप तड़का लगाते हैं। तड़का क्या है? एक तरीके का संस्कार है। और संस्कार क्या करता है? हमारे जो भी भोजन है उसके अंदर गुणों की वृद्धि कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हर एक सब्जी में आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर स्पाइसेस को चेंज करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यही हम आयुर्वेदिक कुकिंग में अपनी सिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ को कुकिंग के थ्रू भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यदि दही ले रहे हैं तो उसमें काली मिर्च ज़रूर डालें, क्योंकि काली मिर्च हमारी क्या है, जो हमारे चैनल्स हैं, जो हमारे बॉडी के जितने स्रोत हैं, उनके ऑब्स्ट्रक्शन को रोकता है, उनके ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म कर देता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि दही खाने से जॉइंट पेन हो रहा है, या हम कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है। तो आप यदि काली मिर्च का सेवन अपने भोजन में लगातार करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक इन बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड वी हैव फॉर ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली टू इंक्रीज कैल्शियम इन द बॉडी। अच्छा प्रश्न है आपका। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे जितने भी 40 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, आजकल तो हम यही कहेंगे 40 ईयर्स से ऊपर के लोग, क्योंकि 40 ईयर्स में भी हम स्ट्रेस के कारण और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि हमारे शरीर की हड्डियां भी चटकने लगती हैं। अदरवाइज पहले तो 60-70 साल तक कोई ऑस्टियोपोरोसिस की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती थी कि जिसमें लोग कहें कि हाँ भाई आपको घुटना बदलवाना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जिन भी लोगों को ये समस्या है वो लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन की आप 1 से 2 कली मॉर्निंग में बिना चबाए खाली पेट सुबह ब्रश करने के बाद ऐसे ही निगल लें, क्योंकि जो कैल्शियम के अंदर जो अल्कलॉइड्स होते हैं, उसके लिए जो गार्सिन इत्यादि जो उसके अंदर पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और हमारे शरीर की लिपिड प्रोफाइल को बेटर करते हैं और हमारे शरीर से ऑस्टियोपोरोसिस को भी कम करते हैं। इसके साथ साथ आप मखानों का सेवन कर सकते हैं। मखाने आप भून के ले सकते हैं, आप दूध में डाल के ले सकते हैं, क्योंकि मखाना जो है कैल्शियम रिच होता है। हम लोग अपने सेंटर पर इसके लिए एक प्राणवीटा करके प्रिपरेशन बनाते हैं, प्राणवीटा प्लेन और प्राणवीटा प्लस। प्राणवीटा प्लेन हमारी 30 इयर्स तक के लोगों के लिए है। ये प्रिपरेशन आप जैसे आप बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स लेते हैं, उस तरीके से आप दूध में डाल करके मॉर्निंग टू इवनिंग ले सकते हैं। और जो 30 इयर्स से ऊपर के लोग हैं, स्पेशली लेडीज़ में काफ़ी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, तो वो लोग भी प्राणवीटा प्लस को ले सकते हैं। ये जितनी भी हमारी मेडिसिन्स हैं, हम ऑन डिमांड हम इनको कोरियर भी करते हैं। आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके लिए। और इस प्राणवीटा प्लेन और प्लस के अंदर हम मखाने तो रखते ही हैं, साथ में हमारी इसमें कुछ मेडिकेटेड हर्ब्स रहती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शतावर, ट्रा और 5-7 मेडिसिन्स और मिला करके हम इसे एनर्जेटिक बनाते हैं। आप इसको लेने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपको बहुत अच्छी इस तरीके की फीलिंग आती है कि आप अपना एनर्जी लेवल बहुत अच्छा पाते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। पूछ रही हैं कि इफ़ ओके
कि वर्षा ऋतु में यदि इंडाइजेशन और एसिडिटी हो रही है लगातार, तो आप क्या मेडिसिन लें और किस प्रकार की प्रकृति है ये कैसे पता करें। ओके, वात पित्त प्रकार की प्रकृति के लिए ये पूछ रहे हैं स्पेशली। तो प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली जो सबसे पहले तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रीन शेयर करते समय कि जो हमारी प्रकृति निर्धारण है या जो हम नाड़ी चिकित्सा करते हैं, उसमें हम सबसे पहले उस पेशेंट की प्रकृति निर्धारण करते हैं कि वो वातिक है, पैत्तिक है या कफज है। उसी के आधार पे हम एक डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को सेम दवाइयाँ नहीं दे सकते। और उसी के आधार पे यदि आपको पता है कि आपकी क्या प्रकृति है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जो वात पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा कि वात व्याधि जो है हमारी, या वात वर्षा ऋतु में काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि पित्त का एक्यूमुलेशन होता है। ग्रीष्म ऋतु में एक्चुअली वात का एक्यूमुलेशन होता है, वही जो एक्यूमुलेटेड वात होती है वो हमारी वर्षा ऋतु में आकर के बीमारियां पैदा कर देती है। तो इसीलिए हमें हर एक ऋतु के चेंज होने पर, जब भी सीज़न चेंज होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने भोजन में या अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाते रहें। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि लगातार यदि इंडाइजेशन है और एसिडिटी है, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आप पैत्तिक प्रकृति के हैं यदि, तो आप तला भुना भोजन और मिर्च मसाले का भोजन अभी ना लें जब तक कि आपको एसिडिटी है। यदि आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। आप उसकी जगह हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो एक प्रश्न इन्होंने पूछा कि इंडाइजेशन और एसिडिटी का, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडाइजेशन के लिए आप, यदि आपको लगातार इंडाइजेशन है, तो मैंने जैसा पिछली बार बताया, इस ऋतु में आप हरित की हरड़ का सेवन सेंधा नमक के साथ करें। रोज़ आप 2 ग्राम के लगभग हरड़ चूर्ण ले लें और उसमें 2 ग्राम ही आप लगभग सेंधा नमक डाल लीजिए और उसको आप सुबह सुबह 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको एसिडिटी यदि बार बार हो रही है, तो आपने नाम सुना होगा मुलेठी का। आप मुलेठी को लगातार चूस सकते हैं, कि आप थोड़ी सी उसकी लकड़ी मुंह में डाल के रख सकते हैं और कॉन्टिन्यूस आप उसको लेते रहें। तो मुलेठी में इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्पेशली जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको एंडोस्कोपी हो चुकी है कई बार, और एंडोस्कोपी करवाने के बाद भी वो कोई रिलीफ नहीं मिलता उन्हें, लगातार वो बताई जाती है कि पेट में तुम्हारे छाले हो गए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम एसिडिटी के लिए कॉम्बिनेशन बना कर देते हैं, आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन। लेकिन यदि किसी को सामान्य एसिडिटी है तो वो केवल मुलेठी का पाउडर और उसमें चाहे तो वो आंवले का पाउडर भी यूज़ करके ले सकता है, कि दोनों को समान मात्रा में मिला ले और वो आधा चम्मच सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। एक बार सुबह खाली पेट लें और एक बार शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले लें, तो आपकी एसिडिटी विदिन अ वीक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई भी ये इस तरीके की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम ओमिप्रेज़ोल, पेंटाप्रोज़ोल या इस तरीके की चीज़ें हम सुबह खाली पेट कैप्सूल्स खाते हैं। मिस्टर अशोक जी पूछ रहे हैं कि पुरानी कब्ज़ के लिए क्या करें? डेफ़िनेटली ये मुझे लगता है आजकल लगभग 80% लोगों की प्रॉब्लम है कि हम कब्ज़ से ही परेशान रहते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है, जो मैं कहूँगी, कि हमारा लाइफ़स्टाइल। सबसे पहली बात हम ये कहते हैं कि हम पे समय ही नहीं है कुछ व्यायाम करने के लिए। सुबह हमें जल्दी जाना पड़ता है और शाम को आते-आते हम इतना थक जाते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैं आपको सजेशन दूँगी, यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर के सूखे फल आपको पंसारी की शॉप पे कहीं भी मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट की फॉर्म में रहते हैं ये, और आप इसको 2 अंजीर रात को दूध में बॉईल कर लें और बॉईल करके उसको आप अंजीर चबा करके दूध पी लें। या फिर अंजीर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप कम से कम 15 से 20 मुनक्के ले लें, और मुनक्के जो कि बड़े वाले होते हैं, किशमिश नहीं, मुनक्के। तो मुनक्के लेकर के आप उन्हें दूध में बॉईल कर लें
और आप उनको फिर मुनक्के चबा लें और चबा करके दूध पी लें। मुनक्के के बीज निकाल के फेंक दें। इसका सेवन कर सकते हैं। और साथ में यदि आप डायबिटिक हैं और आप ये चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, तो उस स्थिति में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप त्रिफला का चूर्ण लेकर के देखें। रात को 1 चम्मच आप सोते समय गर्म पानी से थोड़े दिन त्रिफला चूर्ण इस्तेमाल करें। हालाँकि कब्ज़ की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन किसी भी पेशेंट को बिना कंसल्टेशन के दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आज जब भी हमारी साइट पे जाएँगे, तो आप मुझसे यदि कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे कंसल्टेशन पे जाएँ और कंसल्टेशन पे जाकर आपको फ़ोन के थ्रू कंसल्टेशन दिया जा सकता है, ऑनलाइन दिया जा सकता है और साथ में आपका एक अपॉइंटमेंट भी फ़िक्स करा जा सकता है कि आपको जो समय पॉसिबल होगा, उस समय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इन तीनों प्रोसेस से जा सकते हैं। जैसे कि आप हमारे यदि फ़ोन कंसल्टेशन को चूज़ करते हैं, तो फ़ोन कंसल्टेशन पे जाकर के आप जब क्लिक करेंगे, तो एक सिंपल एक विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक ये कंसल्टेशन चार्जेस दिखाई देंगे और एक इसकी ड्यूरेशन भी दिखाई देगी, जहाँ आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको 20 मिनट, 45 मिनट कितनी देर का कंसल्टेशन चाहिए और देन आप इसको देख करके आप एक अपॉइंटमेंट भी अपना बुक कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे या हमें मेल आईडी डाल सकते हैं।